आवाज आ रही है मेरी? हाँ शुरू, हाँ आवाज आ रही है शुरू कर दीजिए आप। ओके हाँ हाँ आ रही है। ओके। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक हमारा है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें 3 पार्ट थे और उसमें पहला पार्ट जो था वो पार्ट था नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, एंड दैट वाज डिस्कस्ड yesterday. Now we shall be dealing with the environment protection measure and measures for economic and social development. More or less ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मेजर की जब बात करते हैं तो हम लोग इसको 2 एंगल से देखते हैं, 2 दृष्टिकोणों से देखते हैं। पहला ये कि इसका जो लीगल मेजर्स क्या है, how the what the measures has been adopted by the legislature, and on the other hand हम इसको इसके बाद ये देखते हैं कि what judiciary has done in terms of the protection of the environment। ठीक है, तो क्लीन एनवायरनमेंट को रखने के लिए जुडिशियल मेजर या कहिए जुडिशियल एंडेवर, न्यायपालिका ने क्या प्रयास किए, इन दोनों के कंटेक्स्ट में जब देखेंगे तब जाकर के हम क्या क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं उसे देखने की कोशिश करेंगे। साथ में मेजर्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग जो है लीगल मेजर्स को देखें, कल थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस किए थे, आज ये ईच एंड एवरी लॉ दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एट ऑल, क्योंकि 1.5 घंटे के लेक्चर में सारे लॉज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे एक रिसर्च स्कॉलर की तरह कि लॉज इतना है, इसके बावजूद भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो नहीं पा रहा है, यानी पोल्यूशन को हम बहुत रोकने की स्थिति में नहीं पा रहे हैं अपने आप को। तो व्हाट आर दी कॉजेस, इतने मेजर्स हम अडॉप्ट किए, इसके पीछे कॉजेस क्या है कि हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम नहीं कर पा रहे हैं। सो बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर वी विल सी ऑल दैट, और इसको देखने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में एक रिसर्च स्कॉलर को एनवायरनमेंट अगर प्रोटेक्ट करना हो, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अगर क्रिएट करना हो, तो क्या वो सबमिशन या सजेशन दे सकता है गवर्नमेंट को या कंसर्न अथॉरिटीज को, इसे देखने की कोशिश हम लोग मिलकर करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो है कि क्या लीगल मेजर्स है। हमने आपको कल लीगल मेजर्स ब्रीफ में बताया था, बहुत ब्रीफ में बताया था। आज थोड़ा सा उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसके जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर हम आ जाएंगे, जिसके आधार पर हम क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए ये हमें समझ में आएगा और हम अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसके हिसाब से सजेशंस भी अपना दे पाएंगे। तो इसलिए पहले पॉइंट पर हम आते हैं कि जो लीगल मेजर्स है वो एक, उसको 2 भागों में हमने कल बांटा था। आज फिर हल्का सा हम आपको बता दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, संविधान में कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था की गई है, और दूसरी ओर लेजिस्लेटिव मेजर यानी लॉज कुछ बने हैं। आज लॉज को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम हर एक लॉज को एक्सप्लेन करेंगे तो एक लॉ कम से कम 3 दिन डिस्कस करने को लॉ को डिस्कस करने में 3 दिन लग जाएगा। तो हमें सारे लॉज को डिस्कस नहीं करना है, रादर इनके बेसिक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हुए और उसके जो शॉर्टकमिंग्स है, कमियां हैं, उस पर फोकस करेंगे, जिससे कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सके इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस रूप में देखने की कोशिश हम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करते हैं क्योंकि एज वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये देश का सर्वोच्च कानून है। And all the laws of the land receives power from the constitution। जारे जितने भी कानून है देश के, वो सब संविधान से ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तो जब संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं तो संवैधानिक क्या दृष्टिकोण है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, संविधान ने किमें क्या दिशा निर्देश दिया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग ब्रीफ में। तो हमने बताया था कल आपको आर्टिकल 21 की बात करी थी हमने कि जब एनवायरमेंट पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन इनफैक्ट सबसे ज्यादा नुकसान क्या किसको पहुंचाता है, लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। हर इंसान के लाइफ को के लिए खतरा है। तो हर इंसान के लाइफ के लिए जब खतरा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया गया है। और कोर्ट ने राइट टू लाइफ को जो डिफाइन किया है, वो राइट टू लाइफ मींस राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार।
हम आप बीमार रहें, हमेशा बेड पे रहें, क्या हमारी गरिमा मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि उस बीमारी के कारण अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है तो उस पोल्यूशन को दूर किया जाए। यानी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट दैट द पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एमसी मेहता के केस से शुरू हुआ और अब तक जो है सारे केसेस में होता रहा कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइट टू लाइफ। तो इसलिए राइट टू लाइफ का पार्ट होने के नाते पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जरूरी है, और इसीलिए कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ये राइट टू लाइफ का पार्ट है। इसीलिए आर्टिकल 21 ये मैंडेट देता है कि एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए, एक प्रदूषण मुक्त वातावरण को बनाया जाए जिससे कि लोगों की लाइफ खतरे में न हो। एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए आर्टिकल 47 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। कल आर्टिकल 47 का हमने जिक्र नहीं किया था, आज मैं आपको कर रहा हूं कि आर्टिकल 47 का में जो है वो एक ड्यूटी दी गई है, एक गोल लक्ष्य दिया गया है स्टेट में गवर्नमेंट को, सरकार को एक लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य क्या है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एवरी स्टेट, राज्य का जो है ये कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, आम जनता के स्वास्थ्य को अच्छा करना, उन्हें हेल्दी बनाए रखना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अब सवाल उठता है कि अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन बना रहा, आपको अगर ध्यान हो तो दिल्ली में भी हर साल जब पराली जलाई जाती है तो दिल्ली की स्थिति क्या हो जाती है, 500 के पार चला जाता है। तो इसलिए वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो स्टेट को ये लायबिलिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ड्यूटी दी गई है दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ ऑफ द पब्लिक हेल्थ। तो ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इससे पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, और यही कारण है कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ लिखी गई है। यही कारण है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि पब्लिक हेल्थ जो है को वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो इसीलिए ये डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए स्टेट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े, बहुत सारे लॉज बनानी पड़ी। इसीलिए क्योंकि 47 के तहत उनको एक डायरेक्शन था, एक निर्देश था कि आप, एक लक्ष्य दिया गया था कि आपको लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। तीसरा पॉइंट था कि आप प्रोविजन है कि आर्टिकल 48A, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। इसमें भी स्टेट को एक लक्ष्य दिया गया कि आप जो है एनवायरनमेंट, जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर कहीं खराब है तो उसे इम्प्रूव करेंगे, उसे अच्छा करेंगे। आप तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, जहां अच्छा है उससे प्रोटेक्शन दीजिए, जहां ठीक है उससे प्रोटेक्शन दीजिए जिससे कि वो खराब ना हो पाए, और जहां पर खराब है उसे इम्प्रूव करिए जिससे कि वो अच्छा हो जाए। और लोगों का जो आर्टिकल 47 में जो एक लक्ष्य दिया गया है कि पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट हो सके, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए एक पक्ष ये है। दूसरा है कि अब जो है इसको कैसे करें, तो इसको करने का दूसरा रास्ता बताया गया कि आपको जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यानी जंगल है, जब जंगल कहते हैं तो जंगल में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है लाइफ के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पेड़ पौधे से, पेड़ पौधों की जब बचाए रखेंगे तो लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा अच्छी होगी, लोगों का हेल्थ सबसे अच्छा होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा जितना प्योर ऑक्सीजन की मात्रा जितना ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। तो ये आर्टिकल 48A की में रिक्वायरमेंट दिया गया, स्टेट को डायरेक्शन दिया गया, लक्ष्य दिया गया कि आप इस लक्ष्य को पूरा करिए, और जिससे कि फॉरेस्ट बची रहे। फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो जंगल का आ गया वही, पर पेड़ पौधे आप अधिक से अधिक लगाए रखें, उसकी मात्रा बनाए रखें, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे और लोग शुद्ध वातावरण में अपना जीवन जी सके। तो ये दूसरा वाइल्ड लाइफ, जो पशु, जंगली पशु हैं, ये जंगली पशु पक्षियों को अगर आप समाप्त कर देंगे तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, संतुलन रखना है, संतुलन बनाए रखना है, इसके लिए जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ को भी आप प्रोटेक्ट करते रहें। तो ये व्यवस्था 48A में दी गई। यही कारण है कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, वन्य जीव है उनके प्रोटेक्शन के लिए, यही कारण है कि वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, लोगों की लाइफ को बचाए रखने के लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, कानून बनाए गए, यही कारण था। और उन कानून कौन कौन से अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में उसे भी बताएंगे कि क्या उसमें है। और आर्टिकल 51AG जो कि फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो हो गया स्टेट के लिए कि स्टेट को क्या ड्यूटी दी गई, स्टेट को क्या लायबिलिटी दी गई कि आप ये काम करेंगे। लेकिन कोई कहते हैं ताली दो हाथ से
है। एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ जो है सरकार को बनाने वाला, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार को बनाने वाला मालिक यानी जनता, आम जनता। टू सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम लोग सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग बनाते हैं। तो जब सोशलिस्ट कंट्री बनाना है तो सोशलिस्ट कंट्री में सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है, जो लायबिलिटी है, वो केवल स्टेट की नहीं है बल्कि हमारी भी होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई कीपिंग इन व्यू दिस fact, the parliament has amended the constitution and added a new chapter that is known as fundamental duty. तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटीज भी होनी चाहिए। कहते हैं ना, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से सहवर्ती हैं, जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हैं तो अधिकार मिला तो कर्तव्य तो होना ही चाहिए। इसीलिए इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया और एक उसमें एक आर्टिकल 51A(g) जोड़ा गया। और 51A(g) जब लाया गया, उसमें सारे नागरिकों को ये कर्तव्य दिया गया कि वो भी क्या करेंगे, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको संरक्षण करेंगे, यानी इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको बचाए रखने के सारे रास्ते अपनाएंगे और साथ में उसको और अच्छा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये पेड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं हो, बल्कि आप भी पेड़ पौधे जो हैं उन्हें काटे नहीं, और अगर आपको लगता है कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप पेड़ पौधे अधिक लगाएं, जिससे कि लोगों की लाइफ को और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ में ये भी कहा गया है इसमें कि जो फॉरेस्ट है, यानी जंगल है, लेक्स है, यानी झील है, जो नदियां हैं, जो वस्तु है, वॉइस नहीं आ रही है इन सर। सब के प्रति आप सहृदय रहे, आप सबको सर प्रोटेक्ट आपकी वॉइस कट के आ जिससे रही कि है। मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर, अब आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? अभी तक नहीं गई थी, इतना जी देर में सर, बोला अब आ नहीं गई रही क्या? नहीं अभी तक सर बीच वॉइस बीच में बहुत ब्रेक ज्यादा हो कट रहा रही लेक्चर है। दियो, बहुत ज्यादा आवाज ठीक से नहीं गई। क्या करें, मैं कॉलेज से बोल रहा हूँ तो अभी आवाज जा रही है मेरी? आप इस समय अभी आ रही है सर। ओके ओके, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सर, अब ठीक आ है, रही है। अभी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल वाला मैटर हम बता रहे थे, आपको लगता है पूरा सुन नहीं पाए ठीक से, बड़ा डिटेल बताया था मैंने इसलिए आज। अच्छा, एक इसमें चेंज लाया गया रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। जहां नहीं आया आप लोग बोल दीजिएगा आवाज। तो उसमें था कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, उसके माध्यम से क्या हुआ, पंचायती राज लाई गई। पार्ट 9th एंड पार्ट 9th A, ये दोनों जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पंचायत को भी ये जिम्मेदारी दी गई, उन्हें एम्पावर किया गया कि वो सॉइल कंजर्वेशन, यानी जो मिट्टी का संरक्षण वो करें। यानी अधिक उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़िए, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक खेती की ओर नहीं बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण कमजोर हो जाएगी, ये पॉल्यूट हो जाएगा, तो इससे लोगों के हेल्थ को डैमेज करेगा। इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए काम करने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी गई कि पंचायत सॉइल कंजर्वेशन की ओर बढ़े। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट, पानी का जो दुरुपयोग है गांव में, वो उसको रोका जाए। उसको किस तरह से रोका जाए, इसकी व्यवस्था की गई। जंगल को कम से कम काटा जाए, फॉरेस्ट्री को बचाया जाए, जंगल को अधिक से अधिक बचाया जाए, क्योंकि गांव में जंगल सबसे अधिक है और उसे गांव में ही अगर काट दिया गया तो पॉल्यूशन को सबसे ज्यादा नुकसान गांव से होने लगेगा। इसीलिए उसकी जिम्मेदारी दी गई कि इसको बचाया जाए। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी गांव में आप देखेंगे वन्य जीव बहुत ज्यादा होते हैं, उसको किस तरह से बचाया जाए, ये जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई।
उसका पीछे कारण ये है कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं से इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मेरी आवाज जा रही है ना अभी? यस सर। यस। ओके, इसे इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी सारा शक्ति केंद्र के पास ना रहे, सारी उत्तरदायित्व तो केंद्र सरकार के पास ना रहे, बल्कि यह जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो लोकल लेवल तक पहुंचाई जाए। क्योंकि जो भी लड़ाई लड़नी है वो लोकल लेवल तक लड़नी है। अगर नाला कहीं बह रहा है तो उस नाले को साफ करने के लिए केंद्र का कर्मचारी कोई नहीं आएगा, वो राज्य का कर्मचारी, और राज्य में भी लोकल स्थानीय कर्मचारी काम करेगा। तो इसीलिए स्थानीय स्तर पर भी जिम्मेदारी दी गई, जिससे कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे कि एनवायरनमेंट को मैक्सिमम पोल्यूशन से बचाया जा सके। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था जो सरकारों को था, सरकारों को करना था, लोकल लेवल की सरकारों को भी करना था, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी पंचायती राज कहते हैं। यहाँ तक ये उत्तरदायित्व दिया गया जिससे कि ये चीजें मेंटेन हो सके। इन बातों को ध्यान में रखकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये जो संवैधानिक जो उत्तरदायित्व दिया गया, सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया, इस मैंडेट को ध्यान में रखकर सरकारों को समय समय पर कानून बनाने पड़े जिससे कि प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके। तो इस बात को ध्यान में रख के कई कानून बने। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल लॉ जो एग्रीमेंट्स थे या कन्वेंशन थे इंटरनेशनल, उसका सिग्नेटरी भी भारत है, उस पर साइन किया हुआ भारत। तो एक कंपल्सन ये भी था कि जो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, उसका सिग्नेटरीज और कन्वेंशंस हैं, उनका सिग्नेटरी होने के नाते इट वाज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, means parliament, to enact certain legislations in order to protect those norms upon which the India has put its signature। ठीक है, इंटरनेशनली जो सिग्नेचर किया, साइन किया, उसको मेंटेन रखने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया जाए। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया जाए। यही कारण है कि बहुत सारे कानून बनाए गए। कानून जो बनाए गए वो एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा और थोड़ा थोड़ा बताऊंगा बेसिक चीजें। कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए इसमें तमाम तरीके के जो जीव हैं, जंगली जीव हैं, उनको मारने, उनकी हंटिंग पर रोक लगा दी गई। अगर उनका कोई हंटिंग करता है तो उसे ऑफेंस बनाया गया, वो अपराध माना गया कि अगर आप हंटिंग करते हैं तो वो अपराध माना जाएगा, उसके लिए पनिशमेंट रखा गया। पनिशमेंट क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी ये समझिए कि कहीं ना कहीं से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट के माध्यम से जो जंगली जीव हैं उन्हें बचाए रखने की कोशिश की जाने लगी, पहला। दूसरा है कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। इस वाटर एक्ट, इसे एयर एक्ट भी है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट पोल्यूशन एक्ट 1981, यानी एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974। ये दो एक्ट बनाए गए, एक जो जल को बचाने के लिए, दूसरा वायु प्रदूषण को बचाने के लिए। तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को बचाने के लिए, जब जल प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें दोनों तरह के पानी आते हैं। एक होता है इनलैंड वाटर, यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसको बचाए रखना, उसको प्रदूषण होने से बचाए रखना। दूसरा है जो नदियों की पानी है, उसको प्रदूषित होने से बचाए रखना। इन दोनों को बचाए रखने के लिए दोनों तरह के पानी को बचाए रखने के लिए और हवा को शुद्ध रखने के लिए दोनों एक्ट में दो बोर्ड बनाए गए हैं। एक तो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरा है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी राज्य और केंद्र के स्तर पर जो है प्रदूषण को की रोकथाम के लिए बोर्ड बनाए गए और दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, ये आवश्यकता महसूस की गई। अब होते नहीं होते वो हम लोग बाद में देखेंगे। यानी उस बोर्ड के माध्यम से, उस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से सारा डाटा मंगाते हैं कि कहाँ का पानी कितना पोल्यूटेड है, कहाँ का पानी में आर्सेनिक है, इनलैंड वाटर में आर्सेनिक है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। ये सारा डाटा मंगा करके उस पर एक्शन लेने की व्यवस्था की गई है। और अगर वाटर प्रिवेंशन में और एयर प्रिवेंशन में एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति वायलेशन करता है, अगर वो उसका उल्लंघन करता है, तो दोनों एक्ट में उसे ऑफेंस बनाया गया है, अपराध बनाया गया है और दंड की व्यवस्था की गई है। तो क्या दंड दिया गया, कैसे ऑफेंस बनाया गया, ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब इन सब मिलाकर के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया।
ये इन जनरल एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें व्यवस्था दी गई कि भाई आप जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के विरोध में काम करते हैं वो अपराध माना जाएगा, वो ऑफेंस माना जाएगा। तो ऑफेंस माना जाएगा, अपराध के रूप में माना जाएगा, और उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो इस तरह से फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और 1988 में जो कि अमेंड किया गया, इनमें भी अगर फॉरेस्ट को आप नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फॉरेस्ट में जब फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें एक दो मोटी चीजें, दो तीन चीजें निकल के आती हैं। वो ये है कि पहली बात तो फॉरेस्ट के किसी भी चीज को बिना परमिशन के आप छू नहीं सकते, एक। दूसरी चीज ये है कि फॉरेस्ट में आप एंटर ही नहीं कर सकते बिना फॉरेस्ट कंजर्वेटर के परमिशन के, यानी जो मुख्य वन संरक्षक है या वन संरक्षक है उसके बिना परमिशन के आप फॉरेस्ट में घुस नहीं सकते। फॉरेस्ट के अंदर घुस करके आप किसी प्रकार की हंटिंग नहीं कर सकते, किसी जीव को आप मार नहीं सकते। अगर मरा हुआ कोई जीव है भी तो उसे उठाकर आप ले नहीं जा सकते। फॉरेस्ट के अंदर घुस करके आप किसी भी प्रकार से आप फॉरेस्ट का कोई भी प्रॉपर्टी जला नहीं सकते। ये सब ऑफेंस है, अगर करते हैं तो ऑफेंस है। और कोई भी जीव आप मार कर खा नहीं सकते, क्योंकि जो आदिवासी थे ये करते थे ऐसा। तो और अंतिम चीज, आप फॉरेस्ट के किसी भी लैंड पर को कब्जा नहीं कर सकते। अगर फॉरेस्ट के किसी लैंड पर अगर आप कब्जा करते हैं तो वो अपराध माना गया है। तो दीज थिंग्स आर देयर जस्ट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, जंगल अगर संरक्षित रहेगा, तो स्वाभाविक तौर पे वो वातावरण को अच्छा रखेंगे। जब वातावरण अच्छा रहेगा तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम होगा। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे एक्ट बनाए गए, सारे कानून बनाए गए, और इन कानून को बनाने के बाद इस लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में सोचा गया। अब सवाल उठता है कि एक सवाल उठता था कि अगर ये सब मान लीजिए वायलेशन होता है, इन कानूनों का उल्लंघन होता है, तो रेमेडी के लिए कहाँ जाएं? पहले होता था कि कोर्ट में जाना पड़ता था, और आपको पता है कि कोर्ट जितने भी हैं ओवरबर्डन्ड हैं। सभी कोर्ट जो है ओवरबर्डन्ड है, सभी कोर्ट के पास बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में जो एनवायरमेंटल इश्यूज था उसके केसेस एक और बर्डन बन जाता था कोर्ट पर, और वो इश्यूज अगर उन केसेस के साथ मिक्सअप करके अगर सुनवाई होने लगे तो स्वाभाविक तौर पर एक केस की सुनवाई होते होते 10 साल बीत जाएंगे। तब तक पता लगा पॉल्यूशन का रेट कहाँ पहुंच जाएगा, जो प्रदूषण का दर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, चिंतनीय हो जाएगा काफी। इसीलिए ये भी सोचा गया कि इस तरह के जो इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से संबंधित जो इश्यूज हैं, उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। तो उस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था की गई, एक ट्राइब्यूनल की गठन की गई, जिसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो एक एक्ट बनाया गया 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 बनाया गया, जिससे कि इस तरह के इश्यूज को जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके, और जिससे कि एनवायरमेंटल इश्यूज को जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जा सके और एनवायरमेंटल इश्यूज को मीट आउट करके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बचाया जा सके। तो ये एक तरह का की व्यवस्था है। साथ में ये निगरानी रख सके कि कहीं भी पोल्यूशन होता है तो उसको डायरेक्शन भी दे सके। तो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई जिससे कि इन टोटो जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। आवाज आ रहा है ना? जी सर। आ रहा है। जी सर। ओके बेटा, यहाँ मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, और हमारा इंटरनेट यहाँ काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने हटा दिया उसे। अब केवल एक्ट से काम नहीं चलता, कुछ अर्जेंसी को मीट आउट करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाने पड़ते हैं। तो रूल्स एंड नोटिफिकेशंस भी बनाया गया जिससे कि जो भी पॉलिसी सरकार की है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसलिए कुछ रूल्स हम आपको बता रहे हैं, फिर उसका एक जनरल आपको बताएंगे क्या है, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे रिसर्च ओरिएंटेड, अपना लेक्चर हम शुरू कर देंगे रिसर्च ओरिएंटेड हमें कैसे सोचना है। ठीक है, तो एक रूल है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ठीक है, जितने भी पदार्थ, जितने भी सब्सटेंस समस्या पैदा कर सकते हैं, संकट पैदा कर सकते हैं, उनको कैसे मीट आउट किया जाए, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए रूल्स बनाए गए 1989 में। बायोमेडिकल वेस्ट जितने हैं, आप हॉस्पिटल में जाइए और जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, चाहे वो कुछ सिरिंज होते हैं जिन्हें लगाने के बाद तोड़ देना चाहिए, लेकिन
और लेकिन उनको तोड़ना, उनको डिस्पोज ऑफ करने का प्रोसीजर क्या हो, वो सारा प्रोसीजर इस एक्ट में दिया गया है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 एंड 2011 में, दोनों में दी गई है, जिससे कि उसका जो कैरेज है, उसका जो ढोलने का तरीका है, वो कैसे ले जाया जाए, साथ में वो कहाँ ले जाया जाए, उसे डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए, कितने दिनों के अंदर किया जाए, ये सारा प्रोसेस उसमें दिया हुआ है, जिससे कि लोगों को उस बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसके कारण किसी को नुकसान न पहुंचे और लोगों की लाइफ सुरक्षित रह सके, वो पलूट ना हो। अगर वो मान लीजिए वो चीजें ऐसी हैं जिसे जलाने से रोग और फैलेगा, तो नेचुरली वो हॉस्पिटल में नहीं जलाया जा सकता, नेचुरली वो जहाँ पे लोग रहते हैं वहां नहीं जलाया जाएगा, उसको ऐसी उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ऐसी जगह रखा जाएगा जहां पर कि लोग न रहते हो। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की व्यवस्था की गई जिससे कि लोग जो है लोगों की लाइफ सुरक्षित रह सके। तीसरी चीज रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर एंड यूसेज रूल्स 1999, ठीक है, ये इस तरह से करके है। अब और एक है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 एंड 2015। तो इसमें जो व्यवस्था किया गया कि क्या कोई भी प्लास्टिक ऐसा है जिसे रिसाइकिल किया जा सके, तो अगर रिसाइकिल किया जा सके तो उसे रिसाइकिल करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए, ये सारी व्यवस्था दी गई रूल्स में। साथ में जो आपको मैं बताया 2015 और 2011 का जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स, इसमें व्यवस्था की गई कि भाई जो पॉलिथीन हम यूज करते हैं मार्केट में, जिस तरह का पॉलिथीन यूज करते हैं मार्केट में, वह किस तरह का पॉली बैग हम यूज कर सकते हैं, मार्केट में किस तरह का पॉली बैग यूज कर सकते हैं। उसमें व्यवस्था दी गई कि 40 माइक्रोन, कितना कितना 40 माइक्रोन, अगर 40 माइक्रोन से नीचे का अगर कोई पॉली बैग है, यानी बहुत थिन है, तो उस तरह के पॉली बैग को नष्ट नहीं मार्केट में बेचे देना है। आप जब सब्जी लेने जाते हैं, आपको जो पॉलिथीन देता है वह बैन है, आज के दिन में बैन है, वह यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। हम आएंगे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे की बात करेंगे, तो वहां पर बातें फिर करेंगे। तो 40 माइक्रोन से नीचे जो भी पॉलीबैग्स हैं वो यूटिलाइज नहीं किए जा सकते, वो टोटली बैन है। तो ये रूल्स के तहत, क्योंकि जो पॉलीबैग होता है वो जब आप फेंक देते हैं तो वो मिट्टी में डिसॉल्व नहीं होता, वो मिट्टी में डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या करेगा, जब मिट्टी में डिसॉल्व नहीं होगा तो मिट्टी, वहां की जो जमीनें खिसकने लगेगी, जब मिट्टी के नीचे जाएगा वो खिसकने लगेगी, तो उससे क्या होगा, जब खिसकेगी तो लोगों की लाइफ को खतरा पहुंचाएगा, ये सॉइल को बर्बाद करेगा, मिट्टी को पल्यूट करेगा। तो इसलिए उस मिट्टी को, पोल्यूशन को से बचाना भी जरूरी है। तो इसीलिए इस तरह की जो पॉलिथीन है 40 माइक्रोन से नीचे या 40 माइक्रोन से नीचे की जो भी पॉलीबैग्स हैं, इसको बेचने के लिए रोका गया कि आप इस तरह के पॉलीबैग्स आप नहीं बेच सकते। इतनी बातें क्लियर हो गई? जी सर। अब सवाल उठता है कि इतना स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, इतने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, ठीक है, तो इतने प्रोडक्शन मेजर्स ले रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, इतने लॉज आपने बना लिए, रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए, आप सारा ये सब बनाने के बावजूद सवाल उठता है कि आज भी क्यों ऐसा है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, इट इज आवर ड्यूटी टू थिंक ओवर दीज इश्यूज। केवल रिसर्च स्कॉलर के रूप में ये जान करके चुप नहीं हो जाएंगे कि इसमें इस कानून में ये लिखा है, इस कानून में ये लिखा है, इस कानून में ये लिखा और खत्म। इसीलिए मैं हर कानून को डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का अप्रोच वो नहीं होना चाहिए। हमारा अप्रोच होना चाहिए क्रिटिकल। हम ये देखेंगे कि इतना लॉज बनाने के बाद हम क्या कंट्रीब्यूट करें देश को, हम किस तरह से आगे बढ़े और क्या सजेशन दें जिससे कि समस्या का हल मिल सके। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई लॉट ऑफ लॉज आर देयर, है ना, बहुत सारे लॉज हमने देख लिया। इवन देन व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज। ये जो प्रदूषण मुक्त वातावरण हम बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, इतना कानून बनने के बाद भी क्या कारण है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण हम नहीं बना पा रहे हैं? व्हाई लॉज आर नॉट मच इफेक्टिव। भाई जो कानून है वो इफेक्टिव क्यों नहीं ज्यादा है, क्यों प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं? But despite the presence of such diverse laws,
द पॉल्यूशन रेट हैज इंक्रीज्ड द डेडलाइन। भाई इतना कानून होने के बावजूद, तरह तरह के कानून होने के बावजूद भी जो पॉल्यूशन दो रेट है, यानी जो प्रदूषण का दर है, वह इतना ज्यादा मृत्यु के खतरे तक पहुंच गया है। आखिर क्या कारण है, इसके पीछे रीजन क्या है? सो वी विल हैव टू फाइंड आउट द रीजंस। तो रीजन खोजेंगे तो कुछ रीजंस हमें सामने दिखता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग रिसर्च के एंगल से आ गए, सवाल खड़े करेंगे। रिसर्च में हमेशा सवाल खड़े करते हैं। जब सवाल खड़े करते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलता है, कुछ प्रेक्षण मिलता है। उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं, और जब एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा, और जब ऑब्जर्वेशन मिलेगा तो नेचुरली उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि वास्तव में ये कारण है। अगर इन कारणों से हम अपने को निजात पाले या इन कारणों को हम से लड़ लें, तो ऐसी स्थिति में फिर हम प्रदूषण की लड़ाई लड़ सकते हैं, प्रदूषण से हम लड़ सकते हैं। तो रीजंस में अगर हम देखें तो कुछ रीजंस बड़ा सामने उभर के आते हैं। वो रीजन है कि नंबर 1 अगर हम कहें कि द लॉज आर फुल ऑफ इंट्रिकेसीज। लॉज आर फुल ऑफ इंट्रिकेसीज माने कानून में बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं। जो कानून बनाया गया वो इतना टेक्निकल बना दिया गया है कि इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब आपने बनाया कि भाई स्टेट कमीशन, स्टेट बोर्ड होगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, एंड बोथ बोर्ड्स आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। एक दूसरे को कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अगर स्टेट बोर्ड ने कोई रिकमेंडेशन दिया सेंट्रल बोर्ड को, तो उस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने में ही लगा दिए 3 साल, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर उसने नहीं किया तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें हैं कि जब इस तरह की समस्याओं को अगर आप मीट आउट नहीं करेंगे तो हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये दिक्कतें जब भी आएंगी तो नेचुरली फिर वो दिक्कतें, एनवायरमेंट की दिक्कतें वहीं एज इट इज बनी रह जाएंगी। तो पहला कारण है कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है। हमें सोचना होगा कि कानूनी पेचीदगियां हैं कहाँ, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फाइंड आउट करके हमें उस समस्या को देना होगा। भाई आपने एक्ट बना दिया, एयर एक्ट बना दिया 1981 का, और वाटर एक्ट बना दिया 1974 का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया 1986 का। आप तीनों एक्ट को पढ़िए। तीनों एक्ट में ये है कि भाई कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है स्टेट बोर्ड, कमीशन, स्टेट एनवायरमेंट पोल्यूशन बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन उस इंस्पेक्शन को करने के लिए उसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। तो जब उसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर जब परमिशन लेंगे आप तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, और सामने वाले को पता लग जाएगा कि हमारे इंस्पेक्शन होना है, तो अपनी सारी कमियों को छुपा लेगा। तो दीज आर द टेक्निकलिटीज। अगर टेक्निकलिटीज को दूर नहीं करेंगे तो नेचुरली फिर इस तरह की प्रॉब्लम दूर मीट आउट नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है कि जो लीगल टेक्निकलिटीज है उसे दूर किया जाए। दूसरी चीज ये है कि आपने बनाया कि अगर कोई भी फैक्ट्री है, अगर वो जो नॉर्म्स लेट डाउन किया गया, एयर एक्ट, वाटर एक्ट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, अगर उन रूल्स रेगुलेशन के तहत काम नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है ने ये कहा है कि पहले आप सीधे एक्शन नहीं ले सकते। आप पहले इसके वाटर सप्लाई रोकेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई रोकेंगे, पहले इस सप्लाईज को रोकेंगे आप, ठीक है, उसके बाद तब आप जाके क्लोजर करेंगे, है ना। तो आप जब इस सप्लाई को रोकेंगे तो हो सकता है उस फैक्ट्री की कैपेसिटी इतनी हो कि वो वाटर की व्यवस्था कर ले, वो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर ले। तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसलिए रोकने की व्यवस्था की गई कि जब इसको रोकते हैं तो फैक्ट्री के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, फैक्ट्री के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर 2 रुपए आ रहा है तो 3 रुपए आने लगेगा, क्योंकि जब वो जनरेटर से काम चलाएगा तो महंगा पड़ेगा, ठीक है, वो पानी खरीद के मंगाएगा तो महंगा पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं से इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। तो महंगा पड़ेगा तो उसका प्रोडक्ट जब महंगा होगा तो प्रोडक्ट महंगा होगा तो मार्केट में बिकेगा नहीं, तो अपने आप ही वो फिर सारे मेजर्स जो रिक्वायरमेंट है लॉ के तहत वो करने लगेगा। ये सोच करके ये व्यवस्था की गई है, लेकिन अक्सर देखा गया कि इससे फर्क पड़ता नहीं। तो इसलिए ये जो टेक्निकलिटीज हैं, ये जो दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को दूर करने की जरूरत है।
और अगर दूर नहीं करेंगे तो फिर एनवायरमेंटल इश्यूज से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात है एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके कारण लॉज होने के बावजूद भी हम एनवायरमेंटल इश्यूज से नहीं लड़ पा रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया कि जो 40 माइक्रोन का या उसके नीचे का जो पॉलीथीन बैग है उसे रोका गया कि मार्केट में नहीं बिकेगा। आप जाइए मार्केट में, सब्जी वाले से सब्जी लीजिए, आपको वो देता हुआ मिलेगा। देता हुआ मिलता है नहीं मिलता है? यस सर। जी सर। मिलता है। अब आप बताइए कि कानून कह रहा है कि वो नहीं बिकेगा, लेकिन आपको मार्केट में बड़ी फ्रीली मिल रहा है। सवाल उठता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी से कर क्या रहे हैं, वो कानून को लागू किस रूप में करा रहे हैं? नहीं करा रहे हैं। एक बात, दूसरी स्टेट अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, लागू नहीं हो पा रहा है। एक समस्या इधर निकल करके आई, तो आप जब ऑब्जर्व करना चालू किए तो आप देख रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन लेवल पे दिक्कतें आ रही हैं और लागू नहीं हो पा रहा है। एक समस्या आपका ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आया रिसर्च के पॉइंट पर, और दूसरा ऑब्जर्वेशन निकल करके ये आ रहा है कि जो आम जनता है जिसको आर्टिकल 51AG की तहत ड्यूटी दी गई कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कर्तव्यों को करेगा, तो सवाल उठता है कि हम और आप जब सब्जी लेने जाते हैं और वो पॉलिथीन में देता है तो क्या मना करते हैं कि हमको मत दीजिए पॉलिथीन में, ये पोल्यूशन करेगा, ये सॉइल को पोल्यूट करेगा? क्या हम लोग करते हैं सर? नहीं सर। नो सर। नहीं करते। इसका मतलब ये हो गया कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो जो दोनों पार्ट, चाहे स्टेट के पार्ट पर हो चाहे आम जनता के पार्ट पर हो, दोनों पार्ट पर कहीं न कहीं से इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए इस फील्ड में, इस लेवल पर, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी काम करने की जरूरत है सरकार को, और बड़ी स्ट्रिक्टली जरूरत है। तब जाकर के हम एनवायरमेंटल इशू को एड्रेस कर पाएंगे, एनवायरमेंटल इशू से लड़ पाएंगे, जिससे कि हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पे रह सके। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, हम लोग रीजन देख रहे हैं कि क्यों नहीं लागू हो रहा है कानून। तीसरा पॉइंट देखिए कि पूरे कानून के अंतर्गत आप देखिए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना दिया गया है, दंड की मात्रा कितनी दी गई है। हम पहले आपको दंड की मात्रा बताएंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे। रिसर्च स्कॉलर हम लोग हैं, तो हम लोग रिसर्च स्कॉलर होने के नाते हम लोग इसके एनालिसिस भी करेंगे। तो अब सारी लॉज का रेलेवेंस अब यहाँ पर आ गया। अब एक एक करके दंड की मात्रा सभी बताएंगे क्या है, और आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे। आप सवाल का जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि ये क्या दंड की जो मात्रा है, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन में सहायक हो रहा है, इन लॉस के इम्प्लीमेंटेशन में सहायक हो रहा है। अगर सहायक हो रहा है तो पॉलिसीज ठीक से लागू हो रही है सरकार की, और अगर सहायक नहीं हो रहा है तो सरकार की पॉलिसी ठीक से लागू नहीं हो रही है। क्लियर इतनी बात? यस सर। ओके, तो हम आ जाते हैं, पहला एक्ट हम लेते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आप सोचिए कि इसमें जो है पेनल्टी फॉर कंट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड रूल्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस क्या है। यानी इसमें जो दंड दिया गया, अगर आप जो है इस एक्ट का में जो प्रावधान है या इसके संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो दंड की मात्रा कितनी मिलेगी, कितना दंड मिलेगा, सवाल ये है। तो उस दंड के लिए जो व्यवस्था दिया गया वो इम्प्रिजनमेंट दिया गया, कितना, मैक्सिमम 5 इयर्स। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 5 इयर्स, मिनिमम नहीं दिया गया है, अप टू 5 इयर्स। यानी 1 महीना भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, और 5 साल तक हो सकता है, मैक्सिमम। यानी इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, सेक्शन 15 अगर पढ़ेंगे आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 का, तो उसमें पनिशमेंट दिया गया है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट है 5 इयर्स, यानी उससे कम भी हो सकता है। सवाल ये है। दूसरा, या अब देखिए केवल पनिशमेंट नहीं है, या लगा है, यानी या लग गया तो अब आप देखिए मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का फाइन है। मजेदार बात ये, जब जैसे आपने और दे दिया तो आपने कोर्ट के पास एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि वो केवल फाइन से भी काम चला ले। तो सवाल उठता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास पैसों की कमी है, अगर मान लीजिए कोई नॉर्म मेंटेन नहीं करते, उसमें उनको 50 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो 1 लाख की पेनल्टी देने में क्या दिक्कत होनी है, पेनल्टी देकर खाली हो जाएंगे। तो दिक्कतें यहाँ है कि जो पनिशमेंट है वो बहुत दिक्कत है, या दोनों तरह के पनिशमेंट हो सकते हैं, या तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लगाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है मैक्सिमम 5 साल, 1 लाख। अभी हम सबका खाली पनिशमेंट का क्वांटम बताएं, कितनी मात्रा में पनिशमेंट मिलेगी, उसके बाद निष्कर्ष हम बाद में बताएंगे।
तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का ये पनिशमेंट आपने देख लिया, समझ में आ गया। अब हम दूसरे एक्ट का पनिशमेंट देखते रहिए, आपको कुछ इससे निष्कर्ष निकालना है, हैं? अब अगर और अच्छा, दूसरी चीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में क्या दिया गया है, दूसरी चीज ये दिया गया है कि अगर ये जो उल्लंघन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन अगर दोबारा किया गया, मींस इफ फेल्योर और कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूज, दोबारा किया गया, तब उसमें एडिशनल फाइन की व्यवस्था की गई है। यानी वो तो फाइन दिया ही जाएगा, मैक्सिमम 5 साल तक का पनिशमेंट और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों, है ना। उसमें फिर 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से और पेनल्टी की जाएगी। जितने दिन आपने किया है उतने दिन के लिए 5,000 रुपए पर डे के रूप से पेनल्टी की जाएगी। तो ये एक पनिशमेंट हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। मजेदार बात है कि ये जो सख्ती है वो किधर है, वो मॉनिटरी पनिशमेंट में ज्यादा है, जो इम्प्रिजनमेंट है उसमें तो वही 5 साल तक है, यानी 1 महीना 2 महीना 1 दिन 2 दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं से दिक्कतें आती है। दूसरी चीज है पनिशमेंट अंडर एयर एक्ट 1981। एयर 1981 का जो एयर एक्ट है उसमें दिक्कतें आएंगी, और ये 1987 में अमेंडमेंट भी किया गया है। तो इसमें जो व्यवस्था किया गया है वो क्या है कि 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट और से लेकर के 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, यानी मिनिमम 3 मंथ्स। यानी इसका जो आप देखिए कि रेंज है वो कितना लचीला है, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। 3 महीने से लेकर 7 साल तक, यानी 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट कितना होता है, बहुत कम होता है, और से लेकर 7 साल तक। और फाइन कितना है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज फाइन रखा गया। तो यहाँ भी जो इम्प्रिजनमेंट है बहुत कम रखा गया, साथ में इसका फाइन बहुत कम रखा है। क्यों रखा गया कम, अभी हम बताएंगे। कम जो रखा गया है वो क्यों मैं कम बता रहा हूँ, उसका कारण अभी बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि कम है नहीं है क्या है, ये आप बताइएगा, ठीक है। तो एयर एक्ट में जो पनिशमेंट है वो भी बहुत कम है। ऐसे ही वाटर एक्ट में भी रखा गया है, 1974 का जो वाटर एक्ट है इसको भी अमेंड किया गया 1988 में, और इसमें भी इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने मिनिमम और 7 साल मैक्सिमम है, एयर एक्ट की तरह बिल्कुल बराबर। अगर कोई वायलेशन करता है वाटर एक्ट का, पॉल्यूट करता है वाटर को, तो 3 मंथ से लेकर 7 साल तक। और फाइन क्या है, 1,000 से 10,000 तक। यहाँ 1,000 मिनिमम कर दिया गया। वाटर यानी पानी को प्रदूषण करने में 1,000 मिनिमम, वहां तो 10,000 सीधा था, या 1,000, ठीक है, से 10,000 तक। मजेदार बात है कि कानपुर में तमाम टेनरीज है, चर्म उद्योग है, आप लोगों को पता है ना। जी सर। यस सर। अब चर्म उद्योग को जो भी टेनरीज होती हैं उनको जो एफ्लुएंट्स होता है, एफ्लुएंट्स मैंने जो भी उनकी गंदगी है, लिक्विड में गंदगी निकल, धुलाई करते हैं, कच्चे चमड़े का धुलाई करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, तो गंदगी निकलती है, ठीक है। तो उसका जब ट्रीटमेंट करते हैं कच्चे चमड़े का तो गंदगी निकलती है, उसको उस गंदगी को कैसे डिस्पोज किया जाए उसका एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसीजर दिया गया है। तो उसका प्रोसीजर जो दिया गया है कि उसमें यह कि उस गंदगी को पहले ट्रीट करेंगे आप, ट्रीट करके जो उस सब पानी है उसके पानी को अलग निकालेंगे, उसका फिर ट्रीटमेंट करेंगे, साफ करेंगे पानी को, तब उसको आप नाली में बहाएंगे। यानी पानी का ट्रीटमेंट करके बिल्कुल प्योर करेंगे उसे, तब आप नाली में बहाएंगे। और जो इम्प्योर है, जो गंदगी बची, उस गंदगी को आप कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, प्रोसीजर दिया गया है। लेकिन ऐसा करते नहीं, ऐसा करने में उनको पैसा खर्च होगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। आपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, आपने पैसा खर्च नहीं किया, आपने पैसा बचा लिया लाखों रुपए, आप पता लगा रिश्वत देके काम चला लिया आपने। तो वो जो है वो वाटर एक्ट का वायलेशन हो गया। वाटर एक्ट का जब वायलेशन हो गया तो अब पनिशमेंट आप उसमें लाखों रुपए बचा रहे हैं। और कहीं मैं आपको बताऊं, एक मेरठ की घटना बता रहा हूं, वहां पर बूचड़खाना था, जिसे वो लोग कमेला कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में कमेला कहते हैं, बूचड़खाना था। वो वही भैंस को, बकरों को काट करके सारे ब्लड को वही वो जमीन में डंप कर देता था। अब जमीन में डंप करने का असर क्या हुआ, जो इनलैंड वाटर था, जो नीचे जमीन के अंदर पानी जिसको लोग पीते हैं, वो उस पानी तक जाके मिल गया, लोग बीमार होने लगे। तब जाके सरकार सालों साल चला ये वाटर एक्ट का वॉल्यूशन था। तब जाकर और साथ में खेतों को भी चौपट करने लगा, उसके सॉइल को भी, जो मिट्टी थी उसको भी पोल्यूट करने लगा। तो लोगों के जो पैदावार था उसमें पोल्यूशन होने लगा, उसको खाकर लोग बीमार भी होने लगे। तो ये इस तरह के जो पोल्यूशन होते हैं, इस तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो पनिशमेंट है, खतरा बना हुआ है, उसके लिए पनिशमेंट इतना कम, 1,000 से 10,000 रुपए पेनल्टी, या 3 महीने से 7 साल तक का पनिशमेंट, ये एक बड़ा खतरा है देश के लिए। और चूंकि पनिशमेंट जब कम होता है तो एक जो डेटरेंट इफेक्ट है, एक जो डर का भाव है, वो बहुत कम होता है।
जब डर का भाव कम होता है तो स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में लोग पॉल्यूट करते रहते हैं और लोग कानून को कम से कम मानते हैं। ये एक दिक्कत आती है। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट देखिए 1927 का सेक्शन 33 अगर इसका देखें तो उसमें पनिशमेंट है 6 महीने, सिर्फ 6 महीने, यानी जंगल को के साथ अन्याय करते रहिए 6 महीने आपको पनिशमेंट मिलेगा, या मैक्सिमम 500 रुपए। इन 1927 के में 500 रुपए बहुत होते थे, लेकिन आज तक ये 500 बना हुआ था, अब जाके इसे अमेंडमेंट करके 5000 किया गया है। तो सवाल उठता है कि 5000 रुपए कौन सा बड़ा अमाउंट है, लेकिन पनिशमेंट अभी भी 6 महीने है इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसी स्थिति में 6 महीने या 5000 रुपए या दोनों दिया जा सकता है। फिर पनिशमेंट फॉर यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, अगर आप फॉरेस्ट लैंड को यूज करने लगे फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, यानी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, जैसे आप जो है सेक्शन 3B क्लॉज 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को पढ़ें, जो कि 1988 में अमेंडमेंट भी हुआ था, उसमें दिया गया है। तो अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर आपने फॉरेस्ट लैंड यूज किया तो उसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, कितना जानते हैं? 15 दिन का। मतलब आप फॉरेस्ट को चौपट किए जा रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस चौपट किए जा रहे हैं, लोगों की लाइफ उससे खतरे पड़ जा रही है, और पनिशमेंट कितना दे रहे हैं? 15 डेज का। समस्या यहाँ आती है, जब आप पनिशमेंट इस लेवल पर रखेंगे तो नेचुरली लोगों में एक डेटरेंट इफेक्ट नहीं होगा, एक डर का भाव नहीं होगा, तो लोग उसे वो पॉल्यूट करेंगे। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखिए 1972 में, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में यानी पशुओं के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, जंगली पशुओं के साथ, तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? 3 इयर्स मैक्सिमम, वो भी यानी किसी लेवल तक 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी दिया जा सकता है, और 3 इयर्स तक, और 25,000 रुपए या 25,000 रुपए पर जुर्माना, या है दोनों नहीं है, या तो ये दिया जाएगा या तो 25,000 रुपए, अगर कोई रसूख का आदमी होगा, कोई बलशाली आदमी होगा, तो वो 25,000 रुपए का जुर्माना लगा के जंगल के साथ छेड़छाड़ करता रहेगा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस चौपट करता रहेगा, और सारी चीजें चौपट होंगी, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता रहेगा, और इससे जो है 25,000 रुपए अपना देता रहेगा। तो समस्या है कि जो पनिशमेंट का जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब देखिए, जैसे हंटिंग ऑफ एनिमल्स है, आप जो है जानवरों का आप हंटिंग करते रहे इन सेंचुरी और नेशनल पार्क, ठीक है, या ऑल्टरिंग ऑफ बाउंड्रीज, आप बाउंड्री को चेंज कर दें, आप पता लगा आपने घर बना लिया, या घर बना रहे हैं, बॉर्डर पे घर आपका है, आपने थोड़ा सा एरिया आपने कब्जा कर लिया जमीन का, तो अगर किसी सेंचुरी या नेशनल पार्क का अगर आप बाउंड्री कब्जा करते हैं, तो ऐसे स्थिति में पनिशमेंट क्या है? 3 इयर्स टू 7 इयर्स, यानी मिनिमम 3 इयर्स मैक्सिमम 7 इयर्स, सिर्फ इतना, और फाइन कितना है? 25,000 रुपए। सवाल उठता है कि ये जो पनिशमेंट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है सारे एक्ट्स में, हमने आपको बताया, आप रिकॉर्डिंग जब दोबारा खोलेंगे तो आपको सारे पनिशमेंट आपको याद हो जाएंगे कितने हैं। बट फॉर द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट्स, भाई पानी को, जल, हवा, शुद्ध हवा को, आप पशुओं को, पक्षियों को, जंगल की जमीनों को, पेड़ को, सबको नष्ट कर रहे हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता जाए। अब उस पोल्यूशन को आप करते जा रहे हैं और आपको पनिशमेंट बहुत कम है। अब सवाल उठता है कि जो पनिशमेंट है, आप एनालिसिस करिए पूरे एक्ट का, भाई ऑल द लेजिस्लेशंस हैव ट्रीटेड द वायलेशंस ऑफ लेजिस्लेशन एज एन ऑफेंस। सारे जो एक्ट हैं, सारे जो कानून हैं, सब इसे अपराध माना है। पर अपराध माना तो मान लिया, अच्छी बात है, यहां तक हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस अपराध के लिए जो पनिशमेंट है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, दंड की मात्रा है, वो बहुत कम है। क्यों मैं कह रहा हूं बहुत कम है? छोटा सा उदाहरण लीजिए, जो पोल्यूशन, जब पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूट होगा, तो क्या वो किसी एक व्यक्ति को मारेगा? ये बताइए। नहीं सर। नो सर। बताइए। नो सर। वो तो सर कितने लोगों को मारेगा? सभी को नुकसान पहुंचाएगा वो। जहां तक पोल्यूशन फैलेगा वहां तक सबके लाइफ को किल करेगा, सबके जीवन को किल करेगा ना। आप सेक्शन 302 पढ़िए आईपीसी में, अगर एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे, हत्या कर दे, तो उसको क्या, कौन सा पनिशमेंट मिलता है? तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। तो जब आजीवन कारावास या उसे मृत्युदंड मिल सकता है, और यहां पर पल्यूट करके हजारों लोगों की लाइफ को किल किया जा रहा हो, और उसके लिए इतना थोड़ा सा पनिशमेंट, तो क्या आप समझते हैं कि डेटरेंट इफेक्ट रखेगा? सवाल ये है। नो सर।
नहीं रखेगा। और बिल्कुल, यही कारण बिल्कुल है नहीं। कि इतनी लॉज बनाने के बावजूद, इतना कानून बनाने के बावजूद भी आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम करना है। तो इसका मतलब साफ साफ निकल कर आता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बना है, उसकी जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, दोस क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट विद एनवायरमेंटल इश्यूज। जो प्रदूषण से संबंधित जो मामले हैं, उनको रोकने के लिए, उन समस्याओं को रोकने के लिए जो हमने कानून बना रखा है, वो कानून जो दंड की मात्रा है वो बताती है कि पर्याप्त नहीं है। इस कारण से वह कानून बहुत इफेक्टिव होता हुआ, प्रभावी होता हुआ नहीं दिख रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? जी Yes, सर। sir. ओके। दूसरा, एक निष्कर्ष तो हम लोग ये निकाले पूरे एनालिसिस से, जो ऑब्जर्वेशन लिए पहले हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का ऑब्जर्वेशन लिए, और उस ऑब्जर्वेशन से हमने एक एनालिसिस करके ये निकाल दिया कि भाई ये सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा। दूसरा पॉइंट हम लोग जो है देखें, एक निष्कर्ष और निकलता है। आपने जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम दिया, तो इससे हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो कानून निर्माण करते हैं संसद के अंदर, सांसद हैं, उनका इंटेंशन पता लगता है, उनका कंसर्न पता लगता है कि वो कितना एनवायरमेंटल इश्यूज के मुद्दे पर कितना सीरियस या गंभीर है, ये पता लगता है। जब वो इस तरह का हल्का पनिशमेंट देते हैं, रखते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो पता लगता है कि द होल स्टडी दैट शोज दैट हाउ मच आवर गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड विद द एनवायरमेंटल इश्यूज। जो पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं, उस पर सरकार कितना गंभीर है, ये पता लगता है। बहुत ज्यादा गंभीर दिखती नहीं मुझे सरकार, तो सरकार को और गंभीर दिखने की जरूरत है, सरकार को दंड की मात्रा बढ़ाए जाने की जरूरत है, और भी काम करने की जरूरत है, भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जहां तक पनिशमेंट का सवाल है, इन एक्ट्स में पनिशमेंट की व्यवस्था ज्यादा करने की जरूरत है, जिससे कि लोगों में एक डेटरेंट इफेक्ट भी हो, एक डर का माहौल भी हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी कैपिटल पनिशमेंट, पेड़ काटने पे हमें कैपिटल पनिशमेंट भी मिल सकता है। जब इस तरह का भाव होगा, या हम कोई भी फैक्ट्री वाले अगर पनिशमेंट देंगे तो फैक्ट्री का ओनर कैपिटल पनिशमेंट का भागी होगा। जब इस तरह का दंड अगर व्यवस्था करेंगे, आप देखिए अपने आप सुधार की दिखने लगेगा, जिससे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट लोगों को मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके। अब हम ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो हो गया लेजिस्लेटिव जो पॉलिसीज थी, जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका था, हम लोग लेजिस्लेचर के माध्यम से क्या हुआ वो देखें। तो सवाल उठता है कि अगर लेजिस्लेचर हाथ में हाथ रखे बैठा रह जाए, अगर लेजिस्लेचर अपने ड्यूटी को ठीक से ना करे, तो क्या जो सरकार के बाकी अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, क्या बाकी एग्जीक्यूटिव, क्या ये बाकी अंग क्या अपना जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए? सवाल ये है ना? या एक रुकिए, हेलो हेलो, हाँ जल्दी जल्दी बोलो, मैं थोड़ा सा मीटिंग में। अब आप बताएं कौन सा बोल रहा है? अच्छा मैं बोलता हूँ। हाँ बोले। मैंने सारा इंस्पेक्शन रिफ्यूज कर दिया, भेज दिया है। हाँ हमने सारा रिफ्यूजल भेज दिया है रजिस्ट्रार के ऑनलाइन। हमने मेल कर दिया, उनसे बात करें, किसी और को लगवा ले। हाँ तो फिर जो है, इसीलिए जुडिशरी को कहते हैं, जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्वों को कोई पूरा नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को कोई डिस्चार्ज ठीक से नहीं कर रहा है, तो जुडिशरी हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठेगी। देन जुडिशरी, देखिए जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दो तरह से सॉल्व हो सकता है। एक तो है समटाइम्स द गवर्नमेंट विल कम फॉरवर्ड, सरकार आगे आती है, एंड समटाइम्स द सोसाइटी विल हैव टू कम फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इश्यूज। अगर कोई समस्या है तो उसके समस्या के हल के लिए कभी कभी जनता को आगे आना पड़ता है कि समस्या का निराकरण हो, और जनता अपने हाथ में लेती, चलो भाई 10 मिनट हम भी लगा दिए। तो दोनों तरफ से चलेगा। तो अब सरकार जब काम नहीं कर रही, जनता भी नहीं ठीक से काम कर रही, तो ऐसी स्थिति में गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है
जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी, उसे आगे आना पड़ा और उसे वो आगे आकर के कुछ चीजें उसने इवॉल्व किया, न्यायपालिका ने इवॉल्व किया, और इसलिए उन चीजों को भी देखना जरूरी पड़ जाता है यहाँ पर जब हम एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हो। तो उसमें कोर्ट ने कुछ डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया, कुछ जो है सिद्धांत इवॉल्व किया, और उन सिद्धांतों को हम देखें, कुछ क्या बेसिकली 3 सिद्धांत इवॉल्व किया, ठीक है, 3 तरह के सिद्धांत इवॉल्व किया। पहला जो सिद्धांत है वो है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। एक केस है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस 1997 में आया। वो उस केस में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की बात कोर्ट ने की। कोर्ट कहती है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, आपका जो सॉइल हो, मिट्टी हो, या फिर जल हो, जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेस है, ये वस्तुतः किसका सामान है, किसका प्रॉपर्टी है? डेमोक्रेसी में जनता की प्रॉपर्टी है। इस जनता की प्रॉपर्टी को खराब ना होने देना स्टेट की लायबिलिटी है, सरकार की लायबिलिटी है। तो सरकार की लायबिलिटी है तो सरकार इसको एक ट्रस्ट के रूप में, न्यासिक रूप में उसे न्यस्त किया गया है। उसका ओन प्रॉपर्टी नहीं है तो जनता की प्रॉपर्टी, उसे न्यस्त कर दिया गया, उसको सौंप दिया गया है कि इसकी रक्षा आप करेंगे। तो एक ट्रस्टी के रूप में वो काम करता है, सरकार एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है, तो इसीलिए एक न्यासिक रूप में काम करता है। इसीलिए एक नए डॉक्ट्रिन का इवॉल्व हुआ कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है, लोक न्यास सिद्धांत, यानी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के तहत ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि द नेचुरल रिसोर्सेस लाइक एयर, फॉरेस्ट, being the gift of nature, should be made freely available to everyone irrespective of the status in life. जो लोगों का जो स्टेटस है, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी, ये सबको समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी अगर है तो अंबानी साहब को जो है ज्यादा शुद्ध पानी मिलता रहे और बाकी लोगों को अशुद्ध पानी मिले, बाकी लोग मर जाए, बाकी लोगों का हेल्थ खराब हो जाए, ये नहीं है। तो इस तरह से ये एक न्यास के रूप में आपको दिया गया है। सो ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो, है ना, या रास्ते में चल रहे हैं तो नॉइस हो, तो इन चीजों से बचाना है, पोल्यूशन हो, इन सारी चीजों के पोल्यूशन से बचाना है। तो एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बनाया कि ये आप न्यासी है और इन चीजों को आप शुद्ध रखेंगे। अगर गंगा में कोई जाके नहा है तो गंगा में अशुद्ध पानी किसी को, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर उसे न्यस्त किया गया कोई सामान तो वो शुद्ध रूप से सबको उपलब्ध कराए। तो ये एक जिम्मेदारी कमलनाथ के केस में कोर्ट ने सरकार के ऊपर दिया और कहा कि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करती और किसी को नुकसान पहुंचता है तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए कंपनसेशन सरकार को देना होगा। क्लियर? उसे, यानी अब संविधान का जो एक संवैधानिक दायित्व है, सरकार का जो संवैधानिक दायित्व है, उसे भी कोर्ट पूरा कराने की कोशिश कर रही है। ये बात समझ में आ गया? यस सर। ओके। दूसरा सिद्धांत जो इवॉल्व किया वो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर एमवी नायडू, ठीक है, के केस में 1999 में कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो भी फैक्ट्री रन कर रहा है, ठीक है, और जिससे थोड़ा भी खतरा होने की संभावना है, मैं भी बताऊंगा क्या कोर्ट ने कहा, अभी मैं जनरल बता रहा हूं। पहले क्या होता था? पहले होता था कि कॉन्क्रीट डेंजर, यानी अगर कोई वास्तव में हो रहा है तभी उसको जिम्मेदार माना जाता था, और उसने जिम्मेदारी पूरी नहीं की तब जाके जिम्मेदार माना जाता। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई जो है फैक्ट्री है, वो गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अब गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी लीकेज से लोगों को खतरा हो सकता है ना, एक ये है। और उसके जो नॉर्म्स हैं कि ये चीजें आपको मेंटेन करनी है, सारा मेंटेन कर रखा है। अब कंक्रीट उसने उपाय कर लिया है। तो पहले की पोजीशन क्या थी इस केस के आने के पहले कि कंक्रीट उपाय भले ही आपने कर लिया हो, पहले तक कर लिया है तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनती थी। कोर्ट ने कहा नहीं,
आप भले ही कॉन्क्रीट उपाय कर लीजिए, आप दुरुस्त उपाय कर लीजिए, लेकिन उस उपाय पर हम नहीं मानेंगे। कोर्ट ने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम शिफ्ट करेंगे। अब बर्डन ऑफ प्रूफ हम उस पर नहीं रखेंगे, कॉन्क्रीट उपाय वाले मुद्दे पर नहीं रखेंगे, है ना। तो कोर्ट ने कहा कि जो एनवायरमेंटल मेजर है by the state government and the statutory authority must anticipate, prevent and attack the cause of the environmental degradation। मैंने राज्य के जो कर्मचारी है, यानी कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड जो है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी फैक्ट्री लगी तो आप पूर्वानुमान लगाएं कि इसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या उन खतरों को दूर करने की व्यवस्था की गई है, एक बात, और अगर की गई तो उसे प्रिवेंट करिए, रोकिए, उनसे कहिए कि वो खतरों को दूर करने की व्यवस्था करें, रोकिए, और अगर नहीं रोकते तो उस पर अटैक करिए, यानी उनको ऐसा काम मत करने दीजिए, उस फैक्ट्री को रन मत करने दीजिए। ये जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की, जिन पे जिम्मेदारी है, जिन पे उत्तरदायित्व है कानूनी, वो उन्हें रोकना ही पड़ेगा, उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, और वो ऑफेंस करेंगे, वो अपराध करेंगे, एक बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि तो ये क्या हुआ, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हुआ। आपको जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे, आपको जितने भी सावधानी बरतनी है तो उसे लेना पड़ेगा। अगर ये सावधानी बरतने की जिम्मेदारी अगर इस स्टेट या सेंट्रल के किसी ऑफिशियल पे था, उसे लेना पड़ेगा। तो यू मस्ट हैव टू टेक द प्रिकॉशंस। अगर प्रिकॉशन आपने नहीं लिया तो इट मींस यू हैव कमिटेड रॉन्ग, आपने अपराध किया, ऑफेंस किया, उस ऑफेंस के लिए आपको दंड मिलेगा, ठीक है, एक बात। दूसरा, ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर होगा, इज ऑन द एक्टर और डेवलपर और इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, टू शो दैट हिज एक्शन इज एनवायरमेंटली बिनाइन, यानी रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कहीं ना कहीं से जो है कोर्ट ने कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, यानी प्रमाण उसे देना होगा जिसपे ये जिम्मेदारी थी, जिसने काम किया, ठीक है, जिसने पोल्यूशन को किया, वो बताए कि उसने सारी सावधानी बरती थी कि नहीं बरती थी, क्या किया क्या नहीं किया। हमारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, आप सिद्ध करिए कि हमने सावधानी नहीं बरता ना। आपके यहां से लीकेज हुआ है गैस का, तो आप बताइए कि लीकेज क्यों हुआ, प्रूफ आप दीजिए कि क्यों नहीं हुआ, आपने सावधानी बरते होते तो आप कतई प्रूफ नहीं, वो लीकेज नहीं होता। आप प्रूफ दिखाइए कि आपने सावधानी बरता। तो इसलिए कोर्ट ने बर्डन ऑफ प्रूफ का जो कल्चर था वो बदल दिया, क्या नहीं, अब लीकेज हुआ तो बर्डन ऑफ प्रूफ जहां जिसके माध्यम से लीकेज हुआ उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ और किसी पर नहीं होगा। तो तीसरी पॉइंट कोर्ट ने कहा कि प्रिकॉशनरी ड्यूटीज मस्ट नॉट ओनली बी ट्रिगर्ड बाय द सस्पिशन ऑफ कॉन्क्रीट डेंजर, कहा कि केवल आशंका के आधार पे नहीं, बल्कि अगर थोड़ी भी रिस्क है, अगर मान लीजिए कोई जहरीली गैस पैदा कर रहा है और वो उसमें थोड़ी भी रिस्क है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रिकॉशन ले रखा हो, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि ये बात नहीं मानी जाएगी कि आपने प्रिकॉशनरी ड्यूटीज आपने डिस्चार्ज कर ली तो हो गया, नो। अगर थोड़ी तो कोर्ट का कहना था कि आप सस्पिशन ऑफ कॉन्क्रीट डेंजर पे नहीं, केवल जो है आशंका बनेगी, एकदम बिल्कुल ठोस आपके पास आशंका हो, इसके आधार पे नहीं, बल्कि थोड़ी भी अगर रिस्क है, कहीं भी रिस्क है, उस फैक्ट्री को लगाते समय किसी की लाइफ को खतरा, कहीं भी थोड़ी भी अगर रिस्क है, तो उस रिस्क के आधार पे उसकी लायबिलिटी फिक्स होगी, और उसको ऊपर जो है कि अगर उसने अगर वो लीक हुआ, गैस लीक हुआ, तो माना जाएगा कि उसने पूरा प्रिकॉशन नहीं लिया और उसके ऊपर लायबिलिटी फिक्स करके उसे पनिश किया जाएगा। तो समझ में आ गया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? यस सर। जी सर। जी सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट कोर्ट ने कहा, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल की बात की, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का है ये। तो कोर्ट ने कहा कि पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल ठीक है, आपने रिस्क था, आपने उस रिस्क को कवर नहीं किया, आपने उस रिस्क को पूरा नहीं किया, इसलिए पोल्यूट हो गया। जब पोल्यूट हो गया तो पोल्यूशन जो किया, पनिशमेंट उसी पर लगेगा। अब आपने जो पोल्यूट किया एनवायरनमेंट को, अब उस एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए जो भी खर्चे आएंगे, एक तो जो लोग अफेक्टेड हुए उनको जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा वो गवर्नमेंट एक्सचेकर से नहीं दिया जाएगा, सरकारी राजकोष से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी राजकोष आम जनता का है। तो जो पोल्यूट किया वो पे करेगा,
जो प्रदूषण किया वो पे करेगा। तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल आया कि जो पोल्यूट करेगा उसे पे करना पड़ेगा। एक बात, तो कहीं ना कहीं से लायबिलिटी धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है। पहले सरकार को पे करना पड़ता था, क्योंकि सरकार जो आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने की गारंटी ले रखी है आर्टिकल 21 में, तो इसलिए कहा सरकार को पे करना पड़ता था। सरकार अभी भी पे करेगी, लेकिन पे करके सारा पैसा जो पोल्यूट करेगा उससे वसूल लेगी। तो एक बात। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने कहा कि क्यों पे करेगी, क्योंकि जो एक तो जिसको डैमेज हुआ उसको देने के लिए पे करेगी, और दूसरा पे इसलिए करेगी कि जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा या जो भी एनवायरनमेंट बिगड़ा हमारा, उसको रिकवर करने के लिए जो एफर्ट होगा उसमें पैसे खर्च होंगे। तो सरकार के पैसे से क्यों खर्च हो, गलती कोई करे और आम जनता का पैसा क्यों खर्च हो? सरकार का पैसा तो आम जनता का पैसा है, टैक्स पे जो करते हैं वो पैसा है, तो वो पैसा क्यों खर्च हो? इसलिए पोल्यूटर जो पे करेगा उसी के पैसे से जो इकोलॉजी रिवर्स की जाएगी, जो इकोलॉजी बिगड़ी है उसे रिवर्स की जाएगी, यानी पुनः उसको शुद्ध किया जाएगा। जो वातावरण प्रदूषित हुआ है उसे फिर से ठीक किया जाएगा। उसका पेमेंट, उसका खर्च कौन देगा? जो पोल्यूटर है, जिसने पोल्यूट किया है एनवायरनमेंट को, वो पे करेगा उसका खर्चा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पोल्यूटर इज लायबल टू पे द कॉस्ट टू द इंडिविजुअल एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिवर्सिंग द डैमेज इकोलॉजी। जो भी इकोलॉजी को डैमेज करने में को किया गया उसको रिवर्स करने के लिए, यानी पुनः उसी स्थान पर लाए जाने के लिए, जैसा वातावरण था, शुद्ध वातावरण था, वहां तक लाए जाने के लिए जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को पोल्यूटर से लिया जाएगा और किसी से नहीं लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर, समझ में आ गया। जी सर, जी सर। ओके 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 ओके। अब सवाल उठता है कि कुछ रिसेंट इश्यूज भी हैं। हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, तो रिसर्च स्कॉलर के होने के नाते हम सिर्फ लॉ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ जुडिशरी को नहीं देखेंगे, कुछ और इश्यूज भी देखेंगे जिससे कि हमारी जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज है उसको धक्का कैसे पहुंच रहा है, उसको नुकसान कैसे पहुंच रहा है, हमारी जो लेजिस्लेटिव पॉलिसीज है उसको नुकसान कैसे पहुंच रहा है, हमारे जो जुडिशरी ने जो एफर्ट डाला उसको नुकसान कैसे पहुंच रहा है, इन सारे पॉलिसीज को नुकसान कैसे पहुंच रहा है हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मिनट फोन करें। बात करेंगे मीटिंग में भी। ओके, तो क्या है, अब कुछ रीसेंट मेजर इश्यूज हैं, उन्हें देखा जाए, उन्हें भी रेगुलेट करने की जरूरत है। अब देखिए, आप बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं, जब बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं इसे कहते हैं पोल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शंस। ये जब बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं। जब पेंट यूज करते हैं तो केमिकल्स यूज करते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं। जब डस्ट ले जाते हैं, रेत ले जाते हैं, उसके बाद जो भी रोड़ियां मंगाते हैं, ये जिसे गिट्टी कहते हैं आप शायद, मंगाते हैं, ये सारी चीजें जो मंगाते हैं ये क्या करता है, ये अगर रेत हवा में उड़ा, वहां से ऐसे खोला में रख देते हैं, हवा में उड़ा तो आप इनहेल करते हैं रेत को, आपके लंग्स को खराब कर देता है रेत। ठीक है, आप जब केमिकल्स होता, जो पेंट होता है, उन केमिकल्स को धो करके वो सीधे नाली में डाल देते हैं। ठीक है, और वो नाली में डाल दिया और वो नाली में जो मैनहोल से होते हुए सीधे निकल जाता है, गंगा में चला गया, वो वाटर को पोल्यूट कर देता है। या आपने नाली में पोल्यूट किया, पता लगा वो या मिट्टी में डाल दिया गड्ढा खोद करके, तो वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करके धीरे धीरे इनलैंड वाटर में चला जाता है। वो केमिकल इनलैंड वाटर में चला गया, उसी इनलैंड वाटर से को हम खींच करके पानी पी रहे हैं और हमें वो नुकसान कर रहा है, ये हमारी लाइफ को खतरा पहुंचा रहा है। तो अब आवश्यकता है कि इस तरह के इश्यूज को भी कहीं ना कहीं से एड्रेस करने की आवश्यकता है और इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज ये, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारे बड़े बड़े मशीन चलते हैं। जब बड़े बड़े मशीन चलते हैं तो अगल बगल के लोगों को नॉइस क्रिएट करता है ना। नॉइस के लिए ये कहा जाता है कि जो ध्वनि होती है, अगर 80 डेसिबल 80 डेसिबल से ऊपर अगर वो ध्वनि है तो वो नॉइस के रूप में आ जाता है, वो फिर कोलाहल शोर के रूप में हो जाता है। वह आपके कान के पर्दों को आप खराब कर सकता है, वह आपके हार्ट बीट को डैमेज कर सकता है, हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, यानी आपको बीपी का रोगी बना सकता है, आपको मेंटल हेल्थ आपका खराब कर सकता है, मेंटली आपको अनसाउंड कर सकता है। ये सारी घटनाएं जो है होती हैं, हो सकती हैं। तो इसलिए इसे बचाए रखने के लिए जरूरी है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शंस को नॉइस से बचाया जाए, इनके लिए कानून बना के इन्हें रोका जाए, इनके लिए रेगुलेशंस बनाया जाए
जिससे कि इस तरह के हेल्थ को चैलेंज करने वाले जो अप्रोच है, इश्यूज हैं, उसे मीट आउट किया जा सके। ठीक है, अब आप देखिए जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ये बहुत सारे मशीन चलाते हैं, उसमें डीजल यूज होता है, ऑयल यूज होता है, पेंट हमने बताया ना, पेंट यूज करते हैं, क्लीनर्स यूज करते हैं, हार्मफुल केमिकल यूज करते हैं, ये सॉइल को, मिट्टी को खराब करता है। ठीक है, डीजल यूज करते हैं तो डीजल जब जलता है तो वो एयर पोल्यूट करता है। ये सारी चीजें जब तक पोल्यूशन को इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग पोल्यूशन से लड़ाई नहीं लड़ सकते, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक बात, दूसरे पॉइंट पर आइए, पोल्यूशन थ्रू ऑटोमोबाइल्स, ये जितने भी गाड़ियां हैं इनसे बड़ा पोल्यूशन है। सरकार जो है एक तरफ कहती है कि भाई आप यूरो 4 यूरो 6 यूज करिए, यूरो 6 अब आ गया, यूरो 6 का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ है, उस तरह की गाड़ियों को यूज करिए। सवाल उठता है कि आप यूरो 6 गाड़ी तो यूज करवा रहे हैं, चलिए हम यूज भी कर रहे हैं, दूसरा सवाल ये है कि आप जब यूरो 6 गाड़ी यूज करा रहे हैं तो जब गाड़ियों की संख्या है उन्हें आप कंट्रोल नहीं करते, जो जितनी चाहे उतनी गाड़ियां ले सकता है। आपने पॉलिसी नहीं बनाई कि एक घर में एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होगा, आपने एक आदमी 10-10 गाड़ियां रख रहा है। तो सवाल उठता है कि जब इस तरह से आप गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ाते रहेंगे और आप कहेंगे कि यूरो 6 ले लीजिए, यूरो 6 नहीं, यूरो 8 ले लीजिए, जब गाड़ियों की संख्या आपके रोड पर चलने लायक नहीं रह गई है तो आप गाड़ियां किस लिए निकाल रहे हैं? यानी जो डेंसिटी है रोड पर वो ज्यादा है, तो नेचुरली जब गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी की जो कार्बन एमिशन होगा गाड़ी से वो ज्यादा गाड़ी होगी तो ज्यादा होगा, और ज्यादा गाड़ी होगी जब ज्यादा होगा तो उससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होकर रहेगा। एक बात, दूसरी घटना घटती है जब गाड़ियां ज्यादा होती हैं तो, कि जब आप देखते हैं कि जब हम लोग भीड़ में होते हैं तो कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं, वो समझदारी की होती है कि लगातार हॉर्न बजाते रहेंगे, वो लगातार हॉर्न बजाएंगे, वो नॉइस पोल्यूशन में आता है। तो लोग अब जब लगातार हॉर्न, भीड़ में जगह ही नहीं है तो कोई कैसे सामने वाला आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो हॉर्न बजाते रहते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए आपका मैकेनिज्म क्या है? तो इस तरह के मैकेनिज्म कुछ होने चाहिए जो इस तरह की एंटी एनवायरमेंट जो है ना एक्टिविटी को रोका जा सके। अगर इसे रोका नहीं गया तो ऐसी स्थिति में मानकर चलिए कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं रोका जा सकता, हम इसको एड्रेस ठीक से नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। ओके, अब आइए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे। तमाम जो उद्योग हैं, कोर्ट ने पहले क्या किया, कोर्ट दिया है लायबिलिटी फिक्स करती थी, फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे, फिर आई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे, फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे आई। अब कोर्ट जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी पर आती है, ठीक है ना, कहती है कि नहीं आप अगर घटना घटी है तो आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी, आपको कंपनसेट करना होगा, आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, कोई एक्सेप्शन उनका कि आप नहीं लेकर चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो कोर्ट का सराहनीय है। लेकिन ये जो लायबिलिटी है ये आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द इंसिडेंस, घटना घटने के बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी फिक्स करती है। घटना घटने के पहले यानी जो आपने प्रिकॉशन आपको लेना था वो प्रिकॉशन आपने नहीं लिया, उसके कारण लोगों की लाइफ खतरे में पड़ गई, लाइफ खतरे में पड़ गई, जब तब जाकर के आपने कहा कि आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। सवाल उठता है कि अगर खतरा घटने वाला है, जो रिस्क फैक्टर आपने बताया, रिस्क फैक्टर पे ही क्यों नहीं एब्सोल्यूट लायबिलिटी आप फिक्स करते हैं? कि अगर रिस्क फैक्टर पे भी अगर आपको कमजोर पाया गया तो ऐसी स्थिति में आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी और आपको कंपनसेशन देना होगा। जब इस तरह की लायबिलिटी फिक्स कर देंगे तो नेचुरली तब जाकर के वो लोग ज्यादा केयरफुली अपनी लायबिलिटी को समझ पाएंगे, अदरवाइज वो बड़ी ही केयरलेसली जो है अपनी लायबिलिटी को पूरा करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो बिफोर ऑकरेंस ऑफ द इंसिडेंस है, इस तरह की घटना जो पोल्यूट को घटने से पहले the law should be more rigorous, ज्यादा कठोर होना चाहिए and must have a deterrent effect, ऐसा होना चाहिए जिस पर कि डर लगे लोगों को और लोग कानून जो है से डर करके अपनी जो ड्यूटीज है उसका ठीक से पालन करें। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। अब सवाल उठता है, हाँ अब सवाल उठता है, बस खत्म ही है, 5-7 मिनट और 5-7 मिनट पे खत्म कर लेंगे, है ना। अब सवाल उठता है कि लॉज आर नॉट मच सक्सेसफुल इन इंडिया। हमने बताया कि एक तो सक्सेसफुल नहीं है, उसके पीछे जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो अच्छा नहीं है, इसलिए लोगों में डेटरेंट इफेक्ट नहीं है, और डेटरेंट इफेक्ट नहीं है तो लॉ को सक्सेसफुल होना संभव ही नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर सक्सेसफुल करना है तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। हमने अभी तक कमियां गिनाई, अब आपको करना क्या पड़ेगा वो भी ध्यान देखिए।
पूरा आप इनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसमें जो लोग बैठे हैं उनको कभी आप ऑब्जर्व करिएगा, एक रिसर्च करिएगा और जाकर उनसे मिलिएगा और उनका क्वालिफिकेशन पूछिएगा, तो आपको पता लगेगा कि जो लॉ को का जो इन्फोर्समेंट मशीनरी है, जो एजेंसीज हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ लैक ऑफ स्किल। उनके पास जो एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने का जो स्किल है उसकी भारी कमी है ही नहीं, जानकारी है ही नहीं, बस नौकरी पाके बैठ गए, जानकारी नहीं इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो आपको अगर पता लगा कि कंप्यूटर के काम पे लगा दिया जाए और आप कंप्यूटर चलाना जानते नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप कंप्यूटर ऑन करके बैठे रहेंगे, जो दिखाता रहेगा चित्र आप कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये स्थिति चल रही है एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ। तो उसमें जब तक स्किल्ड पर्सन नहीं होगा तब तक जो है एनवायरमेंटल इशू को एड्रेस नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है, हम लोग अब रिसर्च ओरिएंटेड चल रहे हैं, टोटल पॉइंट है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एनवायरमेंट को रोकने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास पैसा ही नहीं है, सरकार देती ही नहीं, यानी सरकार बहुत कंसर्न है नहीं, बस कागजों पे चल रही है, ये कहने का मतलब। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जाकर के एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोका जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। ठीक है, जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, जो भी लॉ बनाए गए, चाहे वो एयर एक्ट हो, वाटर एक्ट हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का हो, ये सब जो भी हो, इसकी समझ न जनता को है न सरकार में बैठे हुए लोगों को ठीक से है। तो जब ठीक से समझ नहीं है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी संभव नहीं है समय से, ये एक दिक्कत करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में इन लोगों का ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए, जिससे कि उनको ठीक ठीक से लॉ की टेक्निकलिटीज को पता चलती रहे और माध्यम से चीजें समझे और कानून को समझे और उस ढंग से अप्लाई या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। कभी कभी जो है हमने आपको बताया कि स्टेट और सेंटर के जो बोर्ड है ना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसे कहते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस कमी को भी दूर करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। कभी कभी ये होता है कि कभी मान लीजिए कोई दिक्कत आए, है ना, तो बॉर्डर लाइन का मामला है, किसी दो स्टेट के बीच बॉर्डर लाइन का मामला है और वहां पे फैक्ट्री लगी है, तो ऐसी स्थिति में ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के झगड़ा हो जाता है कि हमारे एरिया में नहीं था, लायबिलिटी न ले इसलिए। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसको भी खत्म करने की जरूरत है कि भाई आप इस चीज को कोई ना कोई मैकेनिज्म बना करके खत्म करने की जरूरत है, जिससे कि इस तरह के झगड़े ना हो और रियल इशू पर लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सके या कोऑपरेट कर सके। एक कमी ये है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम कहें तो अगर ट्रेंड लीगल पर्सन नहीं है, जैसे एपीओ, अगर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर अगर रख दिया जाए जो कि एनवायरमेंटल लॉ को ठीक से समझता हो, जिसका स्पेशलाइजेशन हो एनवायरमेंटल लॉ, एलएलएम किया हुआ व्यक्ति अगर कोई एनवायरमेंटल लॉ के इशू पर अगर काम किया है तो नेचुरली वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ऐसे लोगों को लॉ ऑफिसर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनाया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों को देखने की कोशिश करना चाहिए जिससे कि वो चीजें मीट आउट हो सके। ठीक है, और अगर हम देखें मेजर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अगर मेजर्स को देखने की कोशिश करें तो ये जो कुछ चीजें देखिए, जो प्लास्टिक को बैन किया गया 40 माइक्रोन से नीचे, इसे माइक्रोन से नीचे या 40 माइक्रोन तक का, इसे स्ट्रिक्टली बैन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये बैन नहीं हुआ तो नेचुरली फिर ऐसी स्थिति में वो सॉइल को पॉल्यूट करेगा, और जब सॉइल पॉल्यूट करेगा तो नेचुरली उससे सारे लोगों का हेल्थ डैमेज होगा और वो दिक्कत करेगी। दूसरी चीज ये कि जो मैनेजमेंट और हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट है, रूल्स है, ये कहीं ना कहीं से हॉस्पिटल वेस्ट की जो चीजें हैं इसको भी एज पर जो नॉर्म्स है उसको, उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कागजों पे कुछ होता है और रियल में कुछ होता है। जब तक कि लॉ इन एक्शन और लॉ इन बुक, जो किताबों में कानून है और जो व्यवहार में कानून है, इन दोनों में अंतर नहीं किया जाएगा तब तक जो है समझ लीजिए कि ये इस लॉ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका फ्रूटफुल रिजल्ट हम ठीक से नहीं देख पाएंगे। अगर हम देखें कि यानी जो सरकार के मानक पर खरे नहीं उतरते, जो गवर्नमेंटल नॉर्म से उस पर खरे नहीं उतरते, उनको तुरंत बंद कराने की जरूरत है। आप गांवों में जाइए, आप देखेंगे कि लोकल लेवल पे गांव में बहुत सारे ईंट के भट्टे ऐसे लगे
हुए हैं जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स में है ही नहीं, और वो गलत तरीके से चल रहे हैं, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब एयर पोल्यूट होगा तो वो गांवों तक थोड़ी रहेगा, शहरों में भी आएगा, शहर से दूसरे जिले में जाएगा, दूसरे जिले से दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश से फिर पूरे दुनिया में चला जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, तब जाकर के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम ठीक से देख पाएंगे। हमें जो है, जो भी फैक्ट्री लगानी है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए। हमने आपको कल बताया था कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली में जैसे फ्रिज है या एसी है, इसको अब पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता था, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था, ये जहर होता है, ये ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। ओजोन लेयर से अगर नहीं रहेगा वायुमंडल में तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर आएंगी, वो हमारे त्वचाओं को यानी हमारे जो चमड़े हैं उनको जला देगी, खराब कर देगी। तो इसलिए स्किन डिजीज होगा, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक अच्छा एफर्ट किया, पूरी दुनिया के स्तर पे अच्छा एफर्ट हुआ कि नहीं, अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन टेक्नोलॉजी से युक्त फ्रिज ऐसी लग रहे हैं जिससे, जो कि कहीं न कहीं से CFC यानी कार्बन नहीं निकालता, अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन निकालता है, और वो ओजोन लेयर फ्रेंडली है, यानी ओजोन लेयर को खतरा नहीं पहुंचाता। तो इसलिए ये एक अच्छा एफर्ट है जिससे कि इकोनॉमी भी दुरुस्त हुई, फ्रिज भी बिक रहा है, देश की इकोनॉमी भी ठीक हो रही है, और लोगों का हेल्थ भी डैमेज नहीं हो रहा है। तो सोशल कॉज और इकोनॉमिक कॉज दोनों कॉज को के फ्रेंडली है, और इस तरह के एफर्ट्स और बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि, और जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। और व्हीकलर पोल्यूशन का जो न्यू नॉर्म्स लेट डाउन, जैसे कि यूरो 6 का लेट डाउन किया, अब सरकार को इस तरह के नए नए नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, और 2030 तक सरकार ने कहा है कि अब कोई भी पेट्रोल की गाड़ी नहीं होगी, बल्कि इको फ्रेंडली गाड़ी बनेगी, जैसे बैटरी की गाड़ी है ना। इको, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करिए, जिससे कि भाई बैटरी की गाड़ी लोग लगवा ले, तो कम से कम जैसे पेट्रोल भरवाने पे 40 किलोमीटर या 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चले जाते हैं एक बार में, ऐसे ही कुछ व्यवस्था हो। 2030 तक सारी गाड़ी कंपनियों को या ऑटोमोबाइल कंपनियों को सरकार ने कहा है कि आप इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाएं, तभी जाकर के हम जब इको फ्रेंडली गाड़ी हो बनेगी तो नेचुरली इकोनॉमी भी ठीक रहेगा, और साथ साथ हम एनवायरमेंट को भी, एनवायरमेंटल इश्यूज को भी मीट आउट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात हम शुरू में किए थे कि जुडिशियस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर ऑफ द कमिंग जनरेशन, जो आने वाली संतति है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए बगैर हम वर्तमान को अपना ठीक रखें, उसका और सही ढंग से हम प्राकृतिक संपदाओं को प्रयोग करें। ये एक जो भाव लेकर चले, सरकार उस दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है, और कह रही है कि बैटरी की कार चलाई तो हम प्राकृतिक संपदाओं का सही ढंग से प्रयोग भी कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर के लिए जो वायुमंडल पॉल्यूट होने से बचा रहे हैं, ये फ्यूचर जनरेशन को बचाने का प्रयास है। कहीं न कहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ये सब जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम देखें, अक्सर कोर्ट ने भी किया है, और आप जब पढ़ेंगे तो एक्ट में भी पढ़ेंगे, एयर एक्ट पढ़िएगा आप। लाउड स्पीकर जो है एयर एक्ट 1981 का पढ़ेंगे तो आप लाउड स्पीकर यूज करने को लेकर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। कहां पर? जहां पे कि 100 मीटर के दायरे में हॉस्पिटल आता हो या स्कूल्स आते हो। तो स्कूल और कॉलेजेस अगर 100 मीटर के दायरे में आते हैं तो आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, नहीं बजा सकते विदाउट परमिशन। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो लाउड स्पीकर न लगाने देने की व्यवस्था, या आप देखिए कोर्ट ने भी कहा है कि भाई कोई मंदिर या मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकता, सिर्फ इसलिए कि लोगों हेल्थ को डैमेज न किया जा सके। तो कहीं ना कहीं से सरकार जो है उसको इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिससे कि पोल्यूशन को भी रोका जा सके, और पोल्यूशन को तो रोका जा सके और इकोनॉमी भी अपनी तरफ बढ़ती रहे, जिससे कि देश का डेवलपमेंट भी हो सके। तो इन चीजों को कहें कि हम कंक्लूड करें से तो सजेशन दें तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं से जो देयर इज नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एन इंटीग्रेटेड लॉ ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर मीनिंगफुल एनफोर्समेंट के लिए 10 तरह के लॉ बना दिया। तो ये बड़ा बहुत बड़ी टेक्निकलिटी है। ये पहले ये पता करें, कोई पता करने के बाद उसको पढ़े। क्यों ना हम एक जगह लोगों को एनवायरनमेंट से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो एक लॉ में सारी चीजों को समझ ले। आप उदाहरण लीजिए वाटर एक्ट और एयर एक्ट। वाटर एक्ट एयर एक्ट में दोनों में जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की गई। आप उठा के देखिए वर्ड टू वर्ड सेम है, खाली वाटर की जगह एयर और एयर की जगह वाटर दिया गया है। तो क्यों इस तरह की लॉ
बना रहे हैं जो कि एयर वाटर करके और दो लॉ बना दे रहे हैं, लोगों को अनावश्यक रूप से उलझाए रखे हैं। तो इस लीगल टेक्निकलिटी को दूर करने की जरूरत है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन संबंधित लॉ बना दीजिए जिससे कि लोगों को लॉ को समझना आसान हो जाए और लोग अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज को ठीक एनफोर्स कर सके। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नॉट एनफ टू प्रिवेंट पोल्यूशन। आप उनके पावर को देखिए, उनके पास जो पावर है वो पावर इस से दिया गया कि उनके हाथ बांध दिए गए हैं। एक ऐसा शेर जिसके पास दांत ही ना हो तो वो काटेगा क्या? वो खाली गरज सकता है, चिल्ला देगा कि भाई तुम पोल्यूशन कर रहे हो, पोल्यूशन कर। पनिशमेंट का पावर उसे आप नहीं देंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो इसे प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि उसे थोड़ा पावर दिया जाए। तीसरा पॉइंट यह है कि इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज इज नेसेसरी टू सेट अप द एनवायरमेंटल कोड्स। एनवायरमेंटल कोड्स को सेटअप करने के लिए अभी इन्होंने ट्राइब्यूनल सेटअप किया है, कोड सेटअप नहीं किया है। ट्राइब्यूनल कोर्ट में अंतर होता है। तो आप कोड भी सेटअप करिए जिससे कि लोगों को, जब एनवायरमेंटल कोड आप सेटअप कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो कोर्ट में तमाम तरीके के केसेस जाते हैं तो अब केवल जब एनवायरमेंटल इश्यूज जाएगा तो नेचुरली केवल उसमें एनवायरमेंट इश्यूज, एनवायरमेंट को कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। तो ये एक जरूरी है कि एक एनवायरमेंटल कोड हो। ट्राइब्यूनल से केवल काम नहीं चलेगा, कोर्ट का भी होना जरूरी है जिससे कि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके और त्वरित निर्णय हो सके जिससे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट वी नीड इज सोशल अवेयरनेस। लोगों को, समाज में अभी लोगों को एनवायरमेंट को लेकर सोशल अवेयरनेस बहुत कम है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो अब छोटी बच्चियां हैं उनमें स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाता है, वो तो अवेयर हो रहे हैं और वो बहुत समझदार भी हो रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक बार फाड़ करके एक पेपर कहीं फेंक दिया रास्ते में, मेरी बेटी ने गाड़ी रुकवाया, कहा पापा उठाइए, आपने पल्यूट कर दिया एरिया को, इस एरिया को आप उठाइए और उठा करके गाड़ी में रखिए, आप इसे किसी ऐसे जगह पर रखिएगा जहां डस्टबिन हो वहां डालिएगा। तो वो अवेयर तो हो रहे हैं बच्चे, लेकिन अभी जो मेजॉरिटी है अभी हम लोगों का है, हम लोगों के अंदर जो अवेयरनेस होना चाहिए वो अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अवेयरनेस हो जिससे कि लोग जो है एनवायरमेंटल इश्यूज को ठीक से एड्रेस कर सके, अपनी ड्यूटीज को ठीक से समझ सके और उस ड्यूटीज को ठीक से निभाएं। पता लगा अभी कूड़े वाला कूड़ा लेकर गया और छत पर से ऊपर फिर से कूड़ा डाल दिया गली में कि हमारा क्या, हमारे घर से तो बाहर निकल गया ना गंदगी, लेकिन आपने दूसरों के लिए गंदगी पैदा किया, दूसरा बीमार हुआ तो उससे क्या बीमारी आप तक नहीं फैलेगी। इसलिए इस ड्यूटीज को समझने की जरूरत है जिससे कि समस्याओं का निदान हो सके। और अंतिम चीज, सरकार जो एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो फंड है ना, सरकार बहुत कम पैसा खर्च करती है। तो जरूरी है कि उस पैसे को भी सरकार बढ़ाए जिससे कि फंड बढ़ाए जिससे कि मैक्सिमम एफर्ट डाला जा सके एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और जो है एनवायरमेंट से लड़ाई लड़ी जा सके। तो हम लोग आज कुल मिलाकर के कहीं न कहीं से ये देखने की कोशिश किए कि जो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके उद्देश्य को पाने के लिए कहीं न कहीं से जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो क्या क्या मेजर्स लिए गए वो देखने की कोशिश किए, फिर उन मेजर्स की कमियों को भी देखने की कोशिश किए और एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते कमियां देखना जरूरी भी था। और उन कमियों को देखने के बाद हम लोगों ने अपना सजेशन भी दिया कि क्या हो सकता है, सुधार के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि हम एनवायरमेंटल मेजर्स को और स्ट्रॉन्ग बना सके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। आप लोग आइए, आ जाइए, वीडियो पे आ जाइए। सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। लेक्चर हो जाता तभी वीडियो भी अपने आप आ जाता है, क्या मामला है? तो आप लोग वीडियो पे आइए। ये लेक्चर होने के बाद वीडियो क्यों होता है अपने आप? ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। कल भी थोड़ा सा बीच में आया, फिर एंड में अपने आप आ गया। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप लोग एक बार आ जाएंगे तो ये जाएगा, आप लोगों ने क्लास किया है ना। अच्छा, तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को आज? नहीं है। नो सर। कहाँ गई मैडम? अच्छा, मैडम जो है मेरे ख्याल से नहीं है।
अभी तो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। और शाम को हम आपको डालेंगे एक लिंक डालेंगे, शाम को मौका मिला तो हम आपको आज डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है ना, जो हमें कहा गया है एक लेक्चर देने के लिए। कृतिका ठीक है, ओके थैंक। आज समझ में आया आप लोगों को सब्जेक्ट? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। आपको कहीं प्रॉब्लम शाम को लगे शाम को